हेलो स्टूडेंट्स। अब बहुत थोड़ी सी बातें आप लोगों को ग्रेजुअली वैलिड फ्लो के बारे में बची हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेनली अब जितनी बातें आपको बताई जाएंगी वो बस एक फिनोमिना है, कुछ हैं जो डिफिनीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी इससे पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि जब भी हमारा फ्लो जो है, जब हम लोग ब्रेक इन ग्रेड्स जब मैं आपको बता रही थी, तब अगर ऐसा केस होता है, सपोज़ ये हमारा स्टीप स्लोप है और फिर जो है फिर आगे क्या है, माइल्ड स्लोप है, ऐसा अगर स्लोप होता है तो इनकी जो अगर ऐसा हमें स्लोप मिलता है तो इसका जो सीडीएल होगा वो तो एज इट इज़ होगा, लेकिन अगर आप बात करें इनका एनडीएल का तो स्टीप स्लोप है तो स्टीप स्लोप में एनडीएल जो होगा वो क्या होगा, इधर नीचे होगा, लेकिन हमारा माइल्ड स्लोप में एनडीएल जो होगा वो ऊपर होगा। इधर जो स्टीप स्लोप में जो केस होता है, स्टीप स्लोप में जो फ्लो होता है उसे हम लोग सुपर क्रिटिकल मानते हैं और माइल्ड स्लोप में जो फ्लो होता है उसे हम लोग सब क्रिटिकल मानते हैं। तो जब हमारा कोई ऐसा केस होता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो से अचानक से चेंज होता है सब क्रिटिकल फ्लो में, तो जंप फॉर्म होता है। ये इस जंप के बारे में आप लोग अभी नेक्स्ट यूनिट्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना है कि जब आपको ब्रेक इन ग्रेड्स दिया जाता है और अगर ऐसी सिचुएशन होती है जैसे अभी डायग्राम में बना हुआ है, तब जो वाटर का जो फ्लो आप जो कर्व बनाएंगे वो कैसा बनेगा, ये एनडीएल है, ये सीडीएल है, तो एनडीएल से एसिम्प्टोटिकली निकलेगा, सीडीएल से 90 डिग्री पे मिलेगा और आगे भी इसको जाके सीडीएल से निकलना है, एनडीएल पे मिलना है, तो 90 डिग्री पे निकलेगा और आगे जाके एसिम्प्टोट पे मिल जाएगा। तब जो कर्व बनेगा ये क्या है, स्टीप स्लोप है और ये S2 कर्व बनेगा। ये 1 एरिया, ये 2 एरिया और ये 3, तो यानी ये स्टीप स्लोप है तो बचा गया S2 कर्व। और ये है माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप में यहाँ पे होता तो M1 होता, यहाँ पे है इसलिए क्या होगा, ये M2 होता है, और इधर अगर होता तो M1 होता। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान, M3 होता, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हमारा जो स्टीप स्लोप से माइल्ड स्लोप की ओर हमारा ब्रेक इन ग्रेड होता है तो हमेशा जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, S2 M2 बनता है। और यहाँ पर इस कर्व को इस तरह इंडिकेट नहीं करते हैं, तब हम लोग कर्व को इंडिकेट कैसे करते हैं, जंप के साथ इंडिकेट करते हैं। अब इस चीज़ को मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है, अब ये सीधे ऐसे इंडिकेट किया जाएगा, कुछ इस तरह जंप के साथ इंडिकेट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो कंट्रोल सेक्शन है। कंट्रोल सेक्शन भी जस्ट एक टर्म है जो आपको सीखना है। होता क्या है कंट्रोल सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन होता है जिसपे डिस्चार्ज और डेप्थ ऑफ फ्लो में एक फिक्स्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोग हमेशा एक कंट्रोल सेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि उसके डिस्चार्ज और डेप्थ ऑफ फ्लो में एक रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर बात करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो की, तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में जो कंट्रोल सेक्शन होता है वो अपस्ट्रीम साइड में होता है। ब्रेक इन ग्रेड्स के अपस्ट्रीम साइड में कंट्रोल सेक्शन होता है और सब क्रिटिकल फ्लो में डाउन साइड में आपका कंट्रोल सेक्शन होता है। नेक्स्ट जो आपको टर्म देखना है वो है ट्रांजिशनल डेप्थ। ट्रांजिशनल डेप्थ एक अगर सिचुएशन ध्यान दें आप लोग, पहले ट्रांजिशनल डेप्थ भूल जाएं, अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि 3 तरीके के डिस्चार्ज अभी तक आप लोग सीख चुके हैं। एक आपने सीखा है नॉर्मल डिस्चार्ज, जिसे आप लोग QN से इंडिकेट करते हैं। उसको अगर डिटरमाइन करना है तो आप लोग मैनिंग्स फॉर्मूला या चेजी फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सेकंड QC यानी क्रिटिकल डिस्चार्ज, अगर इसको डिटरमाइन करना है तो आप लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q²/G = A³/T। और एक है किसी भी टाइम पे डिस्चार्ज यानी Q। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 तरीके के डिस्चार्ज से काम है, एक है नॉर्मल डिस्चार्ज और एक है क्रिटिकल डिस्चार्ज। नॉर्मल डिस्चार्ज की भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्रिटिकल डिस्चार्ज की भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है।
ये दोनों डिस्चार्ज एक दूसरे के अगर हम लोग कंपेयर करने लगें तो दोनों एक दूसरे से बड़े भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तब एक स्पेशल केस होता है, और उस समय जो डेप्थ ऑफ वाटर होता है उसे हम लोग, उस डेप्थ को हम लोग ट्रांजिशनल डेप्थ बोलते हैं। देखिए अभी जो हमने केस बोला वो क्या बोला कि नॉर्मल डिस्चार्ज इक्वल टू QN इक्वल टू QC, मतलब नॉर्मल डिस्चार्ज इक्वल टू क्रिटिकल डिस्चार्ज। नॉर्मल डिस्चार्ज का फॉर्मूला मैनिंग्स फॉर्मूला लिख दिया, A/N R⁴ S0 की पावर 1/2, और क्रिटिकल डिस्चार्ज के लिए Q²/G इक्वल टू AQ/T। तो Q इक्वल टू हो जाएगा √G मल्टीप्लाइड बाई A की पावर 3/2 डिवाइड बाई T की पावर 1/2, यही लिखा हुआ है सामने। ठीक, अब अगर आप क्या करें, R इक्वल टू R अगर आपको ध्यान हो हाइड्रोलिक रेडियस, तो हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू A/P R इक्वल टू A/P पावर 2/3 यहाँ से ये A और ये A हो जाएगा कैंसिल। S0 की पावर 1/2 एज इट इज़ रहेगा, N भी एज इट इज़ रहेगा, √AG/T भी एज इट इज़ रहेगा। अब देखते हैं आगे। देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो A की पावर 2/3 था, वो हो जाएगा A की पावर 4/3। S0 की पावर 1/2 था, हो जाएगा S0। N को हो जाएगा N²। P की पावर 2/3 था, हो जाएगा P की पावर 4/3। √AG/T हो जाएगा AG/T। इसी चीज़ को हम लोग वैल्यूज़ को हमने एक सही तरीके फॉर्म के रूप में हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, और वो ऐसा कुछ, मतलब जब भी हमसे पूछा जाए कि ट्रांजिशनल डेप्थ क्या होता है तो या तो आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए और उनके फॉर्मूले रख दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली यही फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए। इसमें y अननोन होगा और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको नोन होंगी। अच्छा, इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कहीं भी इसमें Q का टर्म नहीं आया है, सिंपल Q का टर्म नहीं आया है। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा क्रिटिकल डिस्चार्ज है या एक्चुअल डिस्चार्ज है, सॉरी क्रिटिकल डिस्चार्ज पे तो डिपेंड करता है, एक्चुअल डिस्चार्ज जो है उस पे हमारी ट्रांजिशनल डेप्थ किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करती है। ठीक, एक और चीज़, हमारी जो डेप्थ आएगी वो N पे डिपेंड करेगी, मतलब कि रफनेस पे डिपेंड करती है। S0 भी है, मतलब स्लोप पे भी डिपेंड करती है। T भी है, A और P भी है, मतलब कि चैनल ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगी। तो ये बात हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशनल डेप्थ है वो चैनल ज्योमेट्री, रफनेस और स्लोप पे डिपेंड करती है और एक्चुअल डिस्चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट जो आपको टर्म देखना है वो ये है, अगर आप dy/dx का फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो dy/dx इक्वल टू S0 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस Q/Q0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस Q/QC का स्क्वायर। अगर नॉर्मल डिस्चार्ज इक्वल टू क्रिटिकल डिस्चार्ज है तो ये टर्म इस टर्म के बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी dy/dx इक्वल टू बचा क्या, S0 के। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशनल डेप्थ में जो dy/dx होता है वो आपका S0 के बराबर होता है। इट मीन्स जो वाटर का जो स्लोप होता है, जो वाटर का जो अपर लेयर का जो स्लोप होता है वो बेड स्लोप के पैरेलल हो जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको, ये प्रीवियस टॉपिक था उससे आपको सीखनी थी। जो नेक्स्ट आपका नया टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है SVF के लिए। SVF क्या होता है, स्पेशली वैरिड फ्लो। मैंने इस चीज़ में क्लास में भी काफ़ी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से आप इसको रिमाइंड ले लीजिए। SVF यानी स्पेशली वैरिड फ्लो, अभी तक आप लोगों ने जितने भी केस सीखे हैं उसमें जो डिस्चार्ज होता था वो कांस्टेंट होता था। हर जगह Q1 इक्वल टू Q2, मतलब सेक्शन 1 पे जो डिस्चार्ज होगा वही आगे थोड़ी दूर जाने के बाद सेक्शन 2 पे भी वही डिस्चार्ज रहेगा। कोई डिस्चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन
अब क्या सिखाया जाएगा आपको कि सेक्शन 1 पे डिस्चार्ज सेक्शन 2 पे डिस्चार्ज के बराबर नहीं है, या तो कुछ कम होगा या तो कुछ ज़्यादा होगा। ठीक, इस चीज़ को हम लोग कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के बीच में कोई डिस्चार्ज है जो पूरी डिस्टेंस में, पूरी एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली ऐड किया जा रहा है। यूनिफॉर्मली ऐड किया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, क्योंकि रैंडमली ऐड किए गए डिस्चार्ज के लिए कोई भी फॉर्मूला डिराइव किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो डिस्चार्ज है वो यूनिफॉर्मली ऐड किया जा रहा है, रेट है जो ऐड किया जा रहा है। ठीक, अब या तो ऐड किया जाएगा या तो सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। अगर सेक्शन 1 पे डिस्चार्ज Q1 है, सेक्शन 2 पे डिस्चार्ज हमारा Q2 है और जो फ्लो है वो ऐड किया जा रहा है, तो सीधी बात है Q1 कम होगा और Q2 जो है वो ज़्यादा होगा। और अगर सेक्शन 1 पे डिस्चार्ज Q1 है, सेक्शन 2 पे डिस्चार्ज Q2 है और जो डिस्चार्ज है वो हटाया जा रहा है, डिक्रीज़ किया जा रहा है, तो सेक्शन 2 पर डिस्चार्ज जो Q2 होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू सेक्शन 1 पे डिस्चार्ज Q1 के। ठीक, इतनी चीज़ें दोनों तरीके के डिस्चार्ज के लिए, यानी SVF विद इंक्रीजिंग डिस्चार्ज और SVF विद डिक्रीजिंग डिस्चार्ज, इन दोनों तरीके के फ्लो के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करनी है। इन दोनों इक्वेशन में आपको कुछ एजम्पशंस लेने ही पड़ेंगे। एज यूजुअल कोई भी रूल जो है वो बिना एजम्पशंस के नहीं आएगा, लेकिन इन एजम्पशन से पहले आप ये देखिए कि ये SVF विद डिक्रीजिंग डिस्चार्ज का जो केस होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक, दो केसेस, एक फ़ोटो देखिए आप लोग तो आप लोग समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो केस है इसमें आपको जो डेप्थ दिख रहा है, देखिए अगर जो फ्लो होगा वो इधर से इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जो वाटर जो है तो देखिए यूनिफॉर्मली जो है इसमें ऐड किया जा रहा है। अगर आप कोई दो सेक्शन ले, ये सेक्शन 1 लें और इधर सेक्शन 2 ले लें, तो यहाँ पर जो Q1 होगा वो Q2 जो है वो ज़्यादा होगा, Q1 जो है वो कम होगा। ठीक, तो इस तरीके का जो केस होगा इसे हम लोग इंक्रीजिंग डिस्चार्ज, SVF विद इंक्रीजिंग डिस्चार्ज के केस में लेते हैं। दूसरा केस देखते हैं। ये देखिए, ये जो दूसरा जो केस आपको दिख रहा है इसमें इसमें अगर देखें हमने तो हमने ये कुछ साइड गटर का यूज़ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साइड गटर सिर्फ ऐसे। देखिए मान लीजिए फ्लो जो है वो इधर से इधर की ओर ऐसे हो रहा है। ठीक, तो जो वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, जब वो इसके ऊपर से फ्लो होगा तो क्या होगा, इसका कुछ पार्ट इससे नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि यूनिफॉर्मली नीचे जा रहा है। तो अगर आप सेक्शन 1 इधर माने और सेक्शन 2 इधर माने, तो सेक्शन 1 पे जो डिस्चार्ज Q1 होगा सेक्शन 2 पे डिस्चार्ज Q2 से ज़्यादा होगा। ये जो केस हम लोग मानेंगे ये होगा SVF विद डिक्रीजिंग डिस्चार्ज के लिए, और जो पहले हमने केस देखा वो SVF विद इंक्रीजिंग डिस्चार्ज का केस होगा। अब आपको इन दोनों केसेस के लिए एक इक्वेशन डिराइव करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करनी है। ठीक है, अभी आपको सिखाते हैं। देखिए, कोई भी इक्वेशन डिराइव करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेने ही पड़ते हैं, तो वो आप लोग देख लें। देखिए, अब चूंकि वाटर का फ्लो जो है वो हर जैसे सेक्शन चेंज हो रहा है उस सेक्शन में Q भी चेंज होता जा रहा है। तो जब Q चेंज होता जा रहा है मतलब जो डेप्थ है वाटर की वो भी चेंज होती जा रही है। जब ऐसा केस है तो सीधी बात है कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता जाएगा। कुछ चेंज होगा, जैसे डेप्थ चेंज होगी प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। लेकिन और एक चीज़ और, जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि ओपन चैनल फ्लो है, ऊपर जो है जैसे कुछ इस तरह हम लोग बनाते थे, कुछ ये हम लोग बनाते थे डायग्राम,
कि यहाँ पर जो होगा ये आपका जो डायग्राम होगा प्रेशर का जो डायग्राम है, ये तो सॉरी ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम था। प्रेशर का जो डायग्राम था वो हमारा ओपन चैनल फ्लो के लिए भी हर जगह हम हाइड्रोस्टैटिक एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप समझिए SVF जो है, सपोज़ अगर आप ये ऐसे डायग्राम लेते हैं, ये आप ऊपर से देख रहे हैं किसी फ्लो को जो कि ऐसे है, अब कोई फ्लो जो है वो इसमें और ऐड किया जा रहा है ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है वाटर का, अगर ये सारा डिस्टर्बेंस नहीं होता तो ये डायरेक्शन होता, तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। लेकिन अब ये इधर से भी ये भी आपका वाटर ऐड हो रहा है, ये भी कोई वेलोसिटी डालेगा, तो ये वाटर का जो डायरेक्शन है अब सिंपल ये एक स्ट्रेट लाइन में ना होकर थोड़ा कर्व फॉर्म में चेंज होने लगेगा। जब ऐसा होगा तो हमारा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन भी पहले की तरह नहीं होगा, अब ठीक चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हम लोग ये बात हमेशा मानेंगे कि भले ही कर्वेचर अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्रेशर का बनेगा वो कैसा होगा, वो हाइड्रोस्टैटिक ही होगा और एक ट्रायंगल फॉर्म में बनेगा, डेप्थ के साथ लीनियरली वेरिएट करता हुआ बनेगा, ऐसा हमारा अजम्पशन होगा। सेकेंड अजम्पशन है कि हम सिर्फ वन डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। जैसा मैंने इससे पहले भी आप लोगों को डायग्राम में बताया कि ये डायरेक्शन जैसे ही इधर से आया तो अब ये फ्लो को ऐसे भी कर देगा, तो अब सीधी बात है ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं रहा, ये सारे डायरेक्शंस में अब वेरी करेगा। ये तो आपको दिख रहा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन, ये वाई डायरेक्शन में भी वेरिएशन होगा, सभी डायरेक्शन में वेरिएशन होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन को लेकर ही काम करना है, सिर्फ वन डायमेंशनल एनालिसिस होगा। बाकी सभी डायमेंशंस में जो भी वेरिएशन होंगे उन्हें हम लोग निगलेक्ट करते हुए चले जाते हैं। इट मीन्स होगा क्या कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ले रहे हैं तो जो जेड डायरेक्शन से जो भी वेरिएशंस होंगे, जो वाटर ऐड होने की वजह से जो वेरिएशन होंगे, उन सब के इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे। थर्ड जो है वो ये है कि मैनिंग्स फार्मूला वैलिड होगा यहाँ पर, और अगर आपको ध्यान हो तो मैनिंग्स फार्मूला में हम लोग SF यूज़ करते हैं। SF मतलब कि एनर्जी का जो स्लोप होता है वो यूज़ होता है। तो जो लॉस, अगर हमें एनर्जी लॉस निकालना है तो हम लोग मैनिंग्स फार्मूला का यूज़ करके SF निकालेंगे और फिर उससे एनर्जी लॉस यूज़ करेंगे। चूँकि यहाँ पर जो केस हम लोग देख रहे हैं वो डिक्रीजिंग डिस्चार्ज देख रहे हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि चूँकि डिक्रीजिंग डिस्चार्ज है यानी विड्रॉल ऑफ वाटर होगा, लेकिन ये किसी भी तरीके से एनर्जी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जबकि लॉजिकली अगर आप देखें तो देखिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए ऐसे फ्लो है, ये अगर आपका बेड स्लोप है और वाटर डिक्रीजिंग डिस्चार्ज हम लोग ले रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे आगे जाकर, तो अगर ये वाटर लेयर है तो सीधी बात है आगे जाकर जो है यहाँ पर जो Q है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए Q1 है, आगे कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे बचा क्या, Q2 बचा जो कि कम है। जब Q2 कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही अवेलेबल है, तो सीधी बात है आगे जाके वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, इसके अलावा डेप्थ अवेलेबल भी कम हो जाएगा, क्योंकि Q कम है तो वेलोसिटी हेड भी कम हो जाएगा, प्रेशर हेड भी कम हो जाएगा, और डेटम हेड तो हम लोग मान लीजिए ना भी माने, वैसे तो डेटम हेड भी आगे जाके कम हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग डेटम हेड को ना भी माने फिर भी 2 हेड हमारे कम हो रहे हैं। जब 2 हेड हमारे कम हो रहे हैं तो तीनों का समेशन जब हम लोग करेंगे तो सेक्शन 1 पे एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी सेक्शन 2 पर एनर्जी के। लेकिन हमारा एजम्पशन यही है कि किसी भी तरीके का कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, मतलब सेक्शन 1 पे एनर्जी सेक्शन 2 के एनर्जी के बराबर होगी। ठीक, नेक्स्ट जो आपको देखना है कि जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो इन द सेंस SVF भी हम लोग SVF में स्टडी फ्लो ले रहे हैं, क्योंकि SVF में अगर हमने अनस्टडी फ्लो लेना स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स क्या कि हम एक ही सेक्शन पे खड़े हैं और उस सेक्शन पे टाइम t=0 पे कोई डेप्थ y थी, तो t=t1 पे वो डेप्थ y ना होकर कुछ और हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम इस तरीके के केसेस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो हम लोग केस ले रहे हैं वो हमारा है SVF विद स्टडी फ्लो, मतलब कि
चेंज हो रहा है, आप एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको डेप्थ चेंज होती मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने सेक्शन आपने नहीं चेंज किया, आप एक ही सेक्शन पर हैं, अलग अलग टाइम पे डेप्थ निकाल रहे हैं, तो आपको डेप्थ वेलोसिटी उस पर्टिकुलर सेक्शन पे हर समय सेम ही मिलेगी। नेक्स्ट जो आपको अजम्पशन लिया गया है वो ये है कि चैनल जो है वो प्रिज्मेटिक है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है चैनल का, फ्लो का नहीं, चैनल का, वो जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, और जो स्लोप है वो बहुत कम है, यानी बेड स्लोप जो है वो हमने कम माना है। इन सारे अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए ही आगे फॉर्मूला डेराइव होगा। कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपको पता हैं, जो वर्ड्स जो हम यूज़ करने वाले हैं वो आप एक बार देख लीजिए। कैपिटल एच जो है वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी हेड को, कैपिटल जेड जो है वो डेटम हेड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हमारे डेटम से बेड का जो हाइट है उस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना है। वाई जो है वो प्रेशर हेड है या फिर डेप्थ ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। अल्फा जो है वो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, और वेलोसिटी v जो है वो वेलोसिटी ऑफ वाटर है पर्टिकुलर सेक्शन पे। हमने क्या किया, हमने कोई एक सेक्शन लिया और उस सेक्शन पे टोटल एनर्जी जो है उसको लिखा, तो टोटल एनर्जी यानी कैपिटल H इक्वल टू डेटम हेड यानी Z प्लस प्रेशर हेड यानी Y प्लस वेलोसिटी हेड मतलब अल्फा v²/2g। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dh/dx इक्वल टू dz/dx इक्वल टू dy/dx प्लस d/dx ऑफ अल्फा v²/2g। अब एक एक वर्ड को हम लोग देखते हैं। जो dh/dx है वही हमारा एनर्जी स्लोप होता है। देखिए dh/dx रिप्रेजेंट क्या करता है, dh मतलब कि डिफरेंस इन हेड, अवेलेबल हेड में डिफरेंस। सपोज सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हम लोग लेते हैं, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो हेड में डिफरेंस होगा वो dh है, और उन दोनों में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो हमारा dx है। तो x डिस्टेंस आगे बढ़ने पर अगर डिफरेंस जो है वो dh हो रहा है तो उसका जो स्लोप होगा वो एनर्जी स्लोप होगा, और एनर्जी स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, SF से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हमने पहले भी बोला। अब एक चीज़ और, जब आगे जा रहा है तो हमारा एनर्जी जो है वो कम होता जा रहा है, जब एनर्जी कम होता जा रहा है मतलब स्लोप जो है वो निगेटिव आएगा। ये जो dh का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी निगेटिव रहेगा, यानी जो स्लोप आएगा वो निगेटिव रहेगा। लेकिन हमारे एजम्पशन इससे पहले भी DVF में भी आपको बताया गया है कि हम लोग इस तरीके के स्लोप को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो यानी यहाँ पर ये जो स्लोप है वो एनर्जी स्लोप, माइनस का SF को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, माइनस का SF रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन हम उसे इसी तरीके से लेंगे। दूसरा जो है वो है dz/dx, ये z1 यहाँ पर, ये आगे जाके z2, तो हम लोग z1 ज़्यादा है z2 कम है, z2 माइनस z1 करेंगे, डिफरेंस इन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एलिवेशन में डिफरेंस लेंगे तो वो dz होगा और वो माइनस में होगा। आगे जाने पर हमारा जो डेटा मेड है वो कम हो रहा है, तो जो स्लोप होगा, बेड स्लोप होगा, वो भी निगेटिव होगा, लेकिन हम इसी निगेटिव को पॉजिटिव वे में लेते हैं, मतलब ये रहेगा माइनस का S0 ही। dy/dx को एज इट इज़ रखते हैं और d/dx ऑफ अल्फा v²/2g, इसके बारे में इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, q/a होता है, ये वैल्यू हमने रख दी। अब देखिए अल्फा और g, ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। हम चूंकि 1 डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए अल्फा जो है पूरी डायमेंशन में सेम रहेगा, तो अल्फा/2g जो है वो पूरी तरह बाहर आ जाएगा। अब d/dx ऑफ q²/a², इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखिए q भी x डायरेक्शन, अगर x डायरेक्शन में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात बोलें तो q1 और q2 है, मतलब कि q भी किसी हर तरीके से x पे डिपेंड कर रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, फ्लो का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी y डेप्थ और b विथ, ऐसा कुछ, तो ये भी क्या होता है, डिपेंड करता है x पर। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अवेलेबल डेप्थ भी कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे अभी के केस में डिक्रीजिंग डिस्चार्ज है तो कम ही होगी। तो q और a दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं x पे, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में
नहीं इसको डिफ्रेंशिएट करते। जब दोनों के लिए करना है तो पहले हम लोग q के लिए कर लेते हैं, फिर हम लोग a के लिए करेंगे। तो बचा क्या, d बटे डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब डी क्यू के रेफरेंस में किया, पहले हमारा रेफरेंस क्या था, x था, तो यानी डी क्यू बाई डी एक्स। इसी तरह इसमें देखिए इसी को आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको हमने ऐसा किया, इसी को आगे देख लेते हैं। क्यू स्क्वायर है तो हो जाएगा टी क्यू, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट ऐसे ही आ जाएगा और डी क्यू बाई डी एक्स आ जाएगा। अब डी क्यू बाई डी एक्स मतलब डी एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो क्यू पे जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ, स्मॉल क्यू हुआ। तो स्मॉल क्यू जो हुआ उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आगे हो गया ये क्यू बाई ए स्क्वायर क्यू स्टार, ये जो 2 है ये बाहर आ गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा टर्म देखते हैं ये d बटे डी। अब ये a के रेफरेंस में करना है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी ए बाई डी एक्स हो गया। q जो है वो कांस्टेंट होगा तो क्यू स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, a की पावर माइनस का 2 तो माइनस का 2 बाहर हो जाएगा और a की पावर माइनस का 3 हो जाएगा और डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, डी ए बाई डी एक्स के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर डी ए बाई डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स कर दें तो हमारे पास डी ए बाई डी वाई के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो डी ए बाई डी वाई इक्वल टू क्या होता है, टॉप विथ, तो वहाँ उसे भी हमने रिप्लेस कर दिया। यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अल्फा वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू क्या आया, अल्फा जी ब्रैकेट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू स्टार डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई ए क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अब इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 जो है वो है ये, इक्वेशन 1 जो है वो ये है। इसमें हमें ये वैल्यू और ये अल्फा वी स्क्वायर बाई 2g की जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की वो सारी वैल्यूज़ हम रखते हैं। जब ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी, देखिए ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व कैसे करना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाले 2 टर्म हैं, ये देखिए एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनको एक साथ ले लेते हैं, एक साथ इन्हें एक साइड कर लिया, बाकी सारे जो टर्म है उन्हें दूसरी साइड कर दिया और यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैलकुलेट किया, जो कि आया ये फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले के बारे में ज़रा आप ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले को अगर सोचिए ज़रा, अगर SVF ये जो केस हमने लिया था वो SVF विद डिक्रीजिंग डिस्चार्ज था, अगर यही जो क्यू स्टार है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब कोई भी जो डिक्रीजिंग डिस्चार्ज है वो वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब कोई भी डिस्चार्ज ना हटाया जाए, तो Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा। मतलब यही केस कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा GVF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से देखें और Q स्टार इक्वल टू 0 कर दें, जब Q स्टार इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यानी ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ इतना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई जी ए क्यूब। तो अगर आपको ध्यान हो तो यही हमारा किसका केस होता है, हमारा GVF का फॉर्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक, तो अभी चूँकि डिक्रीजिंग डिस्चार्ज का केस है इसलिए ये पूरा इक्वेशन जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग सीखिए। इसके क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं सीखने हैं क्योंकि सिलेबस में स्ट्रिक्टली मेंशन है कि आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्चार्ज और डिक्रीजिंग डिस्चार्ज सीखना है SVF के लिए विद एजम्पशंस। ठीक, तो अगर इसका एक और चीज़, अगर आपसे लिमिटेशन पूछा जाए तो सीधी बात है कि जब हमारा अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है तो अब जो प्रेशर होगा वो हाइड्रोस्टैटिक नहीं रह जाता है, तो वहाँ पर ये इक्वेशन यूज़ नहीं किया जा सकता है। इस तरह कई लिमिटेशंस हैं, वो सभी भी आप लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स इसके नहीं सीखने हैं आपको, सिर्फ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सीखना है दोनों केसेस के लिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इंक्रीजिंग डिस्चार्ज के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।